अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और मुतमईन हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको बेहतर लगे आप स्टोरीज़ भेजें। आपका स्टोरीज़ का भेजना मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये हमें आशिर साहब ने भेजी है। इन्होंने मुझे 3 स्टोरीज़ भेजी थी। एक स्टोरी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। 2 जो स्टोरीज़ रह गई हैं वो आज के सेशन में इंशाल्लाह कवर करूँगा। आशिर साहब बताते हैं कि ये 23-24 साल के खूबरू नौजवान हैं और माशाल्लाह इनका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा साउंड है। ये ब्लॉक जे नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि इनके जो फादर हैं उन्होंने इनको मिनरल वाटर का या पानी की सप्लाई का काम खुलवा के दिया हुआ है। अब ये जो काम होता है ये बहुत मेहनत और मुशक्क़त का काम होता है और अगर आप इस काम को करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले ये काम कर सकें। इसके लिए लाजमी आपको एक ना एक पार्टनर चाहिए होता है, एक साथी चाहिए होता है, एक हेल्पर चाहिए होता है। अब जैसे जैसे माशाल्लाह इनका काम ग्रो करता चला जा रहा था वैसे वैसे इनके पास ऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे थे और इन्होंने कोशिश की थी कि जहाँ से भी ऑर्डर्स आते हैं वो कोई सा भी इलाका हो, कोई सा भी एरिया हो, क्लाइंट्स बनाने के लिए इनको वहाँ जाके अपनी बोटल्स को या अपने माल को या अपने पानी को सप्लाई करना चाहिए। और यही ख्वाहिशात लेके या इन्हीं वजूहात की बिना पे ये दिन रात कोशिश कर रहे थे और ये टाइम नहीं देखते थे कि क्या टाइम हो रहा है। ये कोशिश करते थे कि जो मुझे ऑर्डर्स मिले हैं वो मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ ताकि मेरा जो बिज़नेस है वो ग्रेजुअली मज़ीद ग्रो कर सके। ये बताते हैं कि जनवरी फरवरी का टाइम था, सर्दियों की एक रात थी और मैं पानी की सप्लाई करके अपने एक दोस्त, अपने एक फ्रेंड के साथ या अपने एक पार्टनर के साथ शफीक मोड़ से या पावर हाउस से कैफ़े प्याला की तरफ जा रहा था और वहाँ जाके मुझे नाश्ता वगैरह करना था या खाना खाना था और उसके बाद अपने घर रवाना होना था। रात के तकरीबन 2:30 या 3 बजे का टाइम था। ये बताते हैं जैसे ही मैं पावर हाउस से अंदर एंटर हुआ मैंने सोचा कि जो बैक साइड वाला एरिया है यानी कि जो रास्ता हसनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से होता हुआ कैफ़े प्याला की तरफ जाता है वहाँ से मैं गुजरूँगा और कैफ़े प्याला जाके जो खाना वगैरह खाना है वो खाऊंगा और वहाँ से जो ब्लॉक जो है वो बहुत करीब है। ये बताते हैं कि जैसे ही एक बहुत मशहूर जगह है वहाँ पे मूसा का होटल जब आया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सा पीएमटी लगा हुआ है और मैंने देखना शुरू किया या मैंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया कि वो जो पीएमटी है उस पीएमटी के नीचे यानी उस खंबे के साथ एक लड़की या एक बच्ची जो कि 6-7 साल की है वो खड़ी हुई है। उसने फ़्रॉक पहनी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे उसने रेड कलर की फ़्रॉक पहनी हुई है, उसके साथ उसने टाइट्स पहने हुए हैं और अपना जो सर है वो खंबे पे रख के, जैसे आमतौर पे अपना सर झुका के बच्चे रो रहे होते हैं या तकलीफ़ में होते हैं, तो वैसे ही वो बच्ची खंबे पे सर लगा के बहुत बुरी तरह रो रही है। अब मैं अपने पार्टनर से बातों में मसरूफ़ था जैसे नॉर्मली हुआ करता है। दूर दूर तक ना बंदा था ना बंदे की ज़ात मौजूद थी। बातें करते करते मेरा जो पार्टनर था वो मेरी तरफ देख रहा था, मैं आगे बच्ची को देख रहा था और इसी दौरानिए में वो जो पीएमटी था या वो जो खंबा था वो मैंने क्रॉस किया। अब जैसे ही मैंने खंबा क्रॉस किया तो एक अजीब सी फ़िक्र थी जो मुझे लाहक हुई। मैं सोचने लगा कि 6-7 साल की बच्ची रात के 3-3:30 बजे का टाइम अकेली यहाँ पे खड़े होके रो रही है। अल्लाह खैर करे कुछ और मसला ना हो, किसी प्रॉब्लम में ना हो। मैंने सोचा कि आगे जाके गाड़ी को रोकते हैं। इसी दौरानिए में मेरा जो पार्टनर था मैंने उससे कहा कि तुमने पीछे बच्ची को देखा है? वो कहने लगा नहीं मैंने तो नहीं देखा। खैर इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मैंने गाड़ी साइड में रोकी और जब साइड में रोकी तो मैंने अपने पार्टनर को कहा कि पीछे मुड़ के देखो, वहाँ पे एक बच्ची खड़ी हुई है, वो बहुत बुरी तरह रो रही है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उस पर तशद्दुद किया गया है या वो किसी मुश्किल का शिकार है। अब ये बताते हैं कि जैसे ही हम दोनों ने पलट के देखा तो जब हमने पलट के देखा तो वहाँ पे ना कोई बच्ची मौजूद थी, ना बच्ची का नामो निशान था। हालांकि अभी 15-20 सेकंड पहले ही मैं उसके सामने से गुजरा था
खैर मैं गाड़ी रोक के उतरा। इसी दौरानिए में मेरा जो पार्टनर था या मेरे साथ जो लड़का मौजूद था वो भी गाड़ी से उतर के बाहर आया। अब हम लोगों ने उस पीएमटी की तरफ चलना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके उस पूरे इलाके का या उस पूरे हिस्से का जायज़ा लिया। हम कोशिश कर रहे थे कि हमें वो जगह नज़र आ सके जहाँ जाके वो बच्ची छुप सकती है या कहीं जा सकती है। वहाँ पे ना कोई ऐसी जगह मौजूद थी, ना स्टेयर्स थी, ना कोई दीवार थी। गर्ज़ की कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाके वो बच्ची छुप सके या गायब हो सके। अब क्योंकि मेरे पार्टनर ने उस बच्ची को देखा ही नहीं था, लिहाजा उससे कुछ और पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लिहाजा मैंने कहा चलो चलते हैं, वापस बैठते हैं, हो सकता है मेरा वहम हो। ये बोल के मैं आहिस्ता आहिस्ता करके गाड़ी के पास आ गया और मेरा जो पार्टनर था वो भी गाड़ी पे आके बैठ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैं गियर लगाने ही वाला था, ये एकदम से मुझे महसूस हुआ, बल्कि मेरे पार्टनर को भी महसूस हुआ जैसे कि किसी के रोने की या कराहने की आवाज़ आ रही है। अब जो आवाज़ आई थी ये आवाज़ ना सिर्फ मैंने सुनी थी बल्कि मेरे साथ जो मेरा पार्टनर मौजूद था उसने भी ये आवाज़ सुनी थी और वो भी मुझे देख रहा था और उसके जहन में भी या उसकी आंखों में भी बहुत सारे सवालात मौजूद थे। बहरहाल जब हमने आवाज़ सुनी तो हम दोनों ने एक साथ पलट के देखा और जब हम दोनों ने एक साथ पलट के देखा तो हमने देखा कि वही बच्ची रेड फ्रॉक में टाइट्स पहने हुए खंबे के पास अपना सर रख के रो रही है और हमें हाथ का इशारा कर रही है जैसे कि वो मदद मांग रही हो या हमें बुलाना चाहती हो। अब ये देख के जो मेरा पार्टनर था वो डर गया क्योंकि उसने मेरे साथ जाके पूरा मुकम्मल जायज़ा लिया था, उस जगह को चेक किया था। वहाँ से उस बच्ची के कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो कहने लगा कि भाई किसी चक्कर में ना पड़ो, गाड़ी चलाओ और यहाँ से निकलो। लेकिन मैं बज़िद था कि मुझे लगता है कि बच्ची किसी परेशानी में है, बजाय इसके कि हम डरें हमें इसकी मदद करनी चाहिए। खैर जो मेरा पार्टनर था वो कहने लगा कि हमारा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो और जो भी आयत वगैरह तुम्हें आती हैं वो पढ़ना शुरू करो। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की और जब मैंने वो आयत वगैरह पढ़ना शुरू की तो वो जो बच्ची थी जो अभी अपना सर झुका के खंबे पे रख के बुरी तरह रो रही थी, एकदम से उसने हमें देखना शुरू कर दिया और वो बहुत गुस्से से दिख रही थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो हमसे नाराज़ है या वो नहीं चाहती कि हम कुछ पढ़ें। खैर मैंने गाड़ी चलाना शुरू की। मैं कोशिश कर रहा था कि जितना तेज़ उस रास्ते से गाड़ी चलाता हुआ निकल जाऊं तो बेहतर है, क्योंकि आगे जाके कैफ़े पे आला आएगा, वहाँ पे यूजुअली बहुत रश हुआ करता है। ये बताते हैं कि यहाँ से जहाँ पे हम खड़े थे कैफ़े पे आला पहुँचने का मुश्किल से 3 मिनट का रास्ता है, लेकिन ऐसा लग रहा था ये 3 मिनट 30 दिनों के बराबर थे। ना ये सफ़र ख़त्म हो रहा था, ना हमारा खौफ ख़त्म हो रहा था और मुसलसल ऐसा लग रहा था कोई हमारे पीछे भाग रहा है या फ्लोट कर रहा है या कोई रोता हुआ हमारे पीछे आ रहा है। जैसे तैसे करके हम कैफ़े पे आला पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाके हमने सुकून का सांस लिया। नाश्ता करना तो दूर की बात है, वहाँ हमारा बैठना मुश्किल हो गया था। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि मतली हो रही है, हमारी तबीयत ख़राब हो रही है। ये बताते हैं कि 15-20 मिनट हम वहाँ पे बैठे। उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए और जब अपने अपने घर में हम पहुँचे तो हम दोनों को शदीद बुखार हो चुका था। तकरीबन 1 हफ़्ते तक हम लोग बीमार रहे और उसके बाद हम लोगों ने तौबा कर ली कि जो बैक साइड वाली स्ट्रीट है या रोशन बाग वाली स्ट्रीट है या ये जो कब्रिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पे ना हम कभी आएंगे ना यहाँ से गुजरेंगे। अच्छा, ये जो इन्होंने दूसरी स्टोरी भेजी है ये उस स्टोरी में जिक्र करते हैं कि 2016 या 17 की बात थी और इनके बोर्ड के पेपर्स हो रहे थे, ये उसकी तैयारी कर रहे थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि दोस्तों के साथ स्टडी का प्लान बनता था, ये दोस्तों के पास जाया करते थे पढ़ने के लिए। कभी इनके जो दोस्त थे वो इनको बुला लिया करते थे। गर्ज़ के ये दोनों तरफ से तैयारियां हो रही थी और पूरी कोशिश थी कि जो पेपर दें ये अच्छी तरह हो सकें, अच्छा रिज़ल्ट ला सके ताकि हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। ये बताते हैं कि इसी तरह एक रात इनका जो दोस्त था वो मलीर में रहा करता था। उसने प्लान किया कि आज जो है हम लोग अपने घर पे स्टडी करेंगे, यानी कि उसके घर पे स्टडी करेंगे और रात को 12 बजे स्टडी शुरू करेंगे और 3 बजे तक ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जाके किसी रेस्टोरेंट वगैरह में नाश्ता वगैरह कर लेंगे, फजर हो जाएगी और सब अपने अपने घर चले आएंगे। अब ये जो उसका प्लान था उसके मुताबिक ये वहाँ पे पहुँच गए
और जब ये वहाँ पे पहुँचे तो कुछ वजूहत इस तरह की हुई कि उसके घर में कोई मसला चल रहा था, कोई लड़ाई वगैरह चल रही थी। तो उसने माजरत कर ली। उसने कहा कि यार मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे घर पे हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम लोग करीबी जो पार्क मौजूद है वहाँ चलते हैं, वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और जब तक हो सका वहाँ बैठ के पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह कल किसी और दोस्त के घर में पढ़ेंगे। खैर बहरहाल इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये इतनी दूर मलीर जा चुके थे। ये अपने दोस्त के साथ और दीगर दोस्तों के साथ पार्क में चले गए। वहाँ जाके 1-1.5 घंटा पढ़ा और उसके बाद वो जो पार्क था वहाँ की अनफॉर्चुनेटली लाइट्स बंद कर दी गई। जैसे कि नॉर्मली पहले हुआ करता था कि रात के 12-1 बजे तक जो भी पार्क्स थे या ग्राउंड वगैरह थे जहाँ पे लाइट हुआ करती थी उनको बंद कर दिया जाता था। अब जब पार्क की लाइट बंद हुई तो ये सारे दोस्त परेशान हो गए क्योंकि रात के तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था। ना वो होटल जा सकते थे ना घर जा सकते थे, एक अजीब आलम था। अच्छा ये बताते हैं कि फॉर्चुनेटली उस रात मैं अपने घर से अपने घर की चाबी लेके आया था। तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ जाते हैं, लेकिन मैं ज़िद करने लगा कि आप लोग बैठो, मैं घर जाऊंगा, थोड़ा बहुत घर जाके पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं सो जाऊंगा। यह रात के तकरीबन 2 बजे तक मलीर से निकले। अब मलीर से ब्लॉक जे का जो रास्ता है वो तकरीबन आप समझ लें 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 25 मिनट का रास्ता है और अगर आप बाइक पे मौजूद हो तो तकरीबन 1 घंटे 5 मिनट तक का रास्ता है। ये वहाँ से बाइक पे निकले। इनकी कोशिश थी कि जितना तेज़ हो सकता है गाड़ी को चला सकें क्योंकि रात का टाइम था, दूर दूर तक ना कोई मौजूद था, ना कोई पुलिस थी, ना कोई इस तरह का सिलसिला था। ये तेज़ी से गाड़ी चलाते चलाते जैसे तैसे करके तकरीबन 2:50 या 2:55 तक ये सखी हसन पे पहुंच गए। अब ब्लॉक जे के अंदर इनका जो घर है वो कलंदरिया से जब आप लेफ़्ट साइड पे जाते हैं यानी शिप ऑनर कॉलेज की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जितने भी बैंगलोज वगैरह मौजूद हैं उधर ही किसी स्ट्रीट में जाके इनका घर आता है। खैर ये सखी हसन से कलंदरिया की तरफ आने लगे और जब जैसे जैसे कलंदरिया की तरफ आ रहे थे वैसे वैसे इनको लग रहा था कि खामोशी कुछ बढ़ती चली जा रही है और नॉर्मली जितना वीराना हुआ करता है उससे ज़्यादा कुछ वीराना आज मौजूद है। दूर दूर तक ना बंदा मौजूद है ना बंदे की ज़ात मौजूद है। खैर ये अल्लाह का नाम लेके आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे तैसे कलंदरिया पहुँचे। अब कलंदरिया से इनको लेफ़्ट साइड पे मुड़ना था और लेफ़्ट साइड से जब ये मुड़ते हैं तो ये शिप ऑनर की तरफ रास्ता जाता है और इन्होंने वहाँ से बाइक चलाना शुरू की। तो जब आप कलंदरिया से शिप ऑनर की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद आया करती है। ये बताते हैं कि मस्जिद ख़त्म हुई तो उसके बाद अब आजकल वहाँ पे कोई शादी हॉल बन चुका है। पहले वहाँ पे कोई हॉल मौजूद नहीं था, वहाँ पे खाली प्लॉट था। खैर जब ये उस हॉल के पास जो कि अभी बना है पहले मौजूद नहीं था उसके करीब पहुँचे या उस खाली प्लॉट के करीब पहुँचे तो इन्होंने देखा कि दूर से ही एक लड़की है जो इनको नज़र आ रही है जिसने एक काले कलर की चादर ओढ़ी हुई है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। जैसे जैसे ये उसके करीब होते चले जा रहे थे वैसे वैसे इनको अंदाज़ा हो रहा था कि बड़ी ही कोई मॉडर्न लड़की है। देखने से ऐसा लगता है कि किसी रिच फैमिली की लड़की है, कोई पढ़ी लिखी कोई महज़ब लड़की है। लेकिन सवाल ये था कि रात के 3-3:30 बजे ये लड़की अकेली इस प्लॉट के बाहर या इस रोड पे क्या कर रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब मज़ीद आगे पहुँचे तो इनका और उसका आई इंट्रैक्शन हुआ, यानी वो इनको देखने लगी, ये उसको देखने लगे। और ये बताते हैं कि जब उसने मुझे देखा और मैंने उसको देखा तो एक अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी हो गई, एक अजीब सा सुरूर मुझे आने लगा और मुझे महसूस होने लगा कि जैसे मैं बहुत महजूज हो रहा हूँ या मुझे अच्छा लग रहा है कि वो मुझे देख रही है। मैं बाइक चला रहा था लेकिन मैं मुसलसल उसको देख रहा था और वो मुझे देख रही थी तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक, जब तक कि मैं उसके सामने से नहीं गुजरा। मैं उसको देखता रहा, वो मुझे देखती रही और जैसे ही मैंने उसको क्रॉस किया तो मैंने सोचा कि रात के इस पहर में 3-3:30 बजे ये अकेली लड़की, ये नौजवान लड़की, ये खूबसूरत लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। मैं इन्हीं ख्यालात में था और तकरीबन 15 से 20 फीट के फासले पे मैं उससे आगे जा चुका था। बहरहाल जब मज़ीद आगे मैं पहुँचा तो मैंने सोचा कि बाइक रोकता हूँ, पलटता हूँ और इसके बाद जाके इससे पूछता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्यों खड़ी हुई हो, ऐसी कौन सी बात है, अगर हो सके तो मुझसे शेयर करो। इन्हीं ख्यालात में इन्होंने जैसे ही बाइक रोकी और इन्होंने पलट के देखा तो स्टिल वो जो लड़की थी, वो जो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, वो इनको देख रही थी।
ये उसको देख रहे थे और देखते ही देखते इनको महसूस हो रहा था जैसे कि मैं शायद उसको बहुत अरसे से जानता हूँ, ये मुझे बहुत अरसे से जानती है। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इसको रिकॉल कर सकूँ, पहचान सकूँ कि आखिर ये है कौन। बहरहाल कुछ सेकंड्स तक देखने के बाद जब उस लड़की ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो इन्होंने अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी की और आहिस्ता आहिस्ता करके उस लड़की की तरफ चलना शुरू किया। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं उस लड़की के करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि फ़िज़ा में हल्की हल्की सी खुशबू है जो फैलती चली जा रही है, या मुझे कोई खुशबू है जो महसूस हो रही है। हल्की हल्की सी हवा भी मौजूद थी। एक अजीब माहौल बन चुका था। मेरा टोटल फोकस उस लड़की पे था। मैं चाहता था कि उससे बात करूं, उसके बारे में जानूं, और अगर उसको कहीं जाना है तो मैं उसको छोड़ दूं। गर्ज़ के जो भी इस तरह के ख़यालात उस एज में आ सकते थे वो सारे ख़यालात मेरे जहन में आ रहे थे। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उसके करीब बढ़ने लगा, आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लगा कि वो पीछे हट रही है। अब जब वो पीछे हटने लगी तो ये मेरे लिए बाइसे फ़िक्र था। मैं परेशान था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बताते कि एकदम से मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी, और इसी दौरानी में जब मेरी नज़र उसके पैरों पे पड़ी तो मैंने देखा कि वो जो लड़की है उसके जो पाँव हैं वो उल्टे हैं, रिवर्स फीट हैं। नॉर्मली किसी इंसान के, किसी लड़की के उल्टे पाँव नहीं हो सकते। और जैसे ही मैंने उसके पाँव को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे उसको पता चल चुका है कि मैंने उसके पाँव देख लिए हैं। मैं फ़ौरन से पलटा। मैं जितना जल्दी हो सकता था अपनी बाइक पे पहुंचना चाहता था, उसको स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर कँपकपाना शुरू हो चुके हैं। मेरी जेब से चाबी नहीं निकल ली। खैर जैसे तैसे गिरता पड़ता मैं बाइक तक पहुंचा, और जैसे तैसे मैंने चाबी निकाली। जो भी आयत वगैरह मुझे आती थी वो मैंने पढ़ना शुरू कर दी। और इसी दौरानिए में जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बाइक स्टार्ट हो गई। ये बताते हैं कि जैसे ही मेरी बाइक स्टार्ट हुई मैंने गियर लगाया तो मैंने सोचा कि अब पलट के देखता हूँ कि ये कहाँ पे है, क्योंकि उस वक्त वो मुझसे तकरीबन 15 से 20 फीट दूर थी। लेकिन जैसे ही मैंने पलट के देखा तो मैंने देखा कि बिल्कुल मेरा जो बाइक का टायर है पिछला, उस टायर के बाद वो लड़की खड़ी भी है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। ये देख के मेरे होश उड़ गए, क्योंकि कुछ सेकंड्स के अंदर, हार्डली 3-4 सेकंड के अंदर अंदर कोई इतना बड़ा फासला कैसे तय कर सकता है। बहरहाल बाइक स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने जितना तेज़ हो सकता था बाइक भगाना शुरू की। मुझे जाना तो 2-3 गलियों बाद ही था, लेकिन मैं बाइक भगाता हुआ सीधा शिप ऑनर कॉलेज तक पहुंच गया। और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे एक पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वहाँ पे मुझे पुलिस की मोबाइल नज़र आ गई। उनके पास पहुँच के मैंने सुकून का सांस लिया, उनको सारा का सारा वाक़या बताया। खैर वो जो पुलिस वाले थे वो कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। 15-20 मिनट तक मैं उनके पास खड़ा रहा। वो मुझे हौसला देते रहे, और बिला आखिर जब मेरा हौसला बहाल हुआ मैंने जो भी आयत वगैरह आती थी वो पढ़ना शुरू की, और फिर वापस मैं इमाम क्लिनिक आया, उस तरफ से जाके अंदर गया और अंदर से होता हुआ अपने घर पहुंचा। और जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी शदीद तबीयत ख़राब हो चुकी थी। मुझे तकरीबन 102 या 3 बुखार हो चुका था। जैसे तैसे मैंने रात गुजारी, और जब सुबह हुई तो मैंने अपनी वालदा को, अपने फादर को सारा का सारा जो वाक़या था वो बताया। ये सुनने के बाद इनके जो फादर थे वो इनको करीबी मस्जिद लेके चले गए। वहाँ जाके दम दुरूद करवाया इन पे, और वो जो इमाम साहब थे उन्होंने इन पे कुछ दम करने के साथ साथ कुछ तावीज़ात इनको दिए और उनको कुछ चीज़ें बताई कि आपने पढ़नी है। और उन इमाम साहब के मुताबिक इनका जिस मखलूक से सामना हुआ था वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ जो भी स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं सारी की सारी स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, कामयाबी दे, हम सब के लिए आसानी फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।